हमारे पास नोडल की है या मैश की है? ठीक है जी जी, इसमें बताएं। मैश सर, मैश की थी सर, ये तो नहीं है। अच्छा, ये एग्जांपल है, ये मैश की ये है ये भी। ये वाली अच्छा, 3.7 लेक्चर 14 के अंदर है ये वाला जी। 3.6 है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.6, ये वाली। सर सर, इसमें आई हाँ जी, नॉट आई नॉट सर कैसे वो उसके इक्वल आ गया है I3 के। यहाँ पे जो आई नॉट लिखा है इन्होंने, यस ठीक है, 10 I0 लिखा है और ये आई नॉट क्या है? किसी ब्रांच के क्रॉस करंट है ना। यस ठीक है, किस ब्रांच के क्रॉस करंट है? इस ब्रांच के क्रॉस है। यस। तो इस ब्रांच के क्रॉस जब हम देखते हैं, और किस डायरेक्शन में करंट है ये? ऊपर की डायरेक्शन में, ऐसे ही है। नोट के अपोजिट। आई नॉट के ऑपोजिट क्या? नहीं, ये आई नॉट करंट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन के अंदर लेबल्ड है ना। ठीक है, डायरेक्शन यस भी तो हमने देखनी होती है ना। अच्छा, अब जो ये I3 है, इसी ब्रांच के अंदर मैश करंट क्या है? I3। I3 है, और उसकी डायरेक्शन इस ब्रांच में क्या है? अपवर्ड है ना। यस सर, इस तरह जाना। यस। अच्छा, क्या कोई और मैश करंट इस ब्रांच में आ रहा है? मतलब इस ब्रांच के साथ साइमल्टेनियसली आ रहा हो? नो सॉरी। नहीं ना आ रहा है, मतलब क्या मेरा कि इधर से कोई और इस तरह से बना हो और एक और मैश करंट ऐसे बना हो, तो वो तो नहीं है। ये ब्रांच जो है वो यूनिकली शेयर्ड है विद ओनली उसके साथ। तो जब इस आई नॉट की वैल्यू लिखनी है तो वो किसके बराबर होगा? I3। I3 के। सर मैं ठीक है, तो नोट ये सिर्फ जी। नोट देख रहा था कि नोट पे सर वो मैं समझ रहा था I1 इसमें एंटर हो रहा है और वो नहीं तो नहीं नहीं I1। नहीं, ये जब मैश एनालिसिस है ना, तो मैश एनालिसिस के अंदर इसी तरीके से आपने करना है। और क्या चीज है? लेट से अब मैं ये आपको ना, हाँ ये चीज मुझे लग रहा है कि ना शायद क्लियर ना हुई हो और भी लोगों को। अब एक और केस है, लेट से ये रजिस्टर है इसके क्रॉस में कहता हूं कि जी इस डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो कर रहा है। आप मुझे बताएं उस करंट की वैल्यू, इसको IR कह देते हैं, बताएं उसकी वैल्यू क्या होगी? सर आप उसके सर IR उसके के ये जो ये स्मॉल R है, बल्कि I खाली रहने दें इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये जो I है इसकी क्या वैल्यू होगी? आपने मैशेस लेट से सॉल्व करके सब कुछ निकाल लिया, अब आपसे ये पूछा जा रहा है I3 का, I की वैल्यू। तो I की वैल्यू मैश करंट्स के टर्म्स में क्या होगी? सर अगर वोल्टेज पता होगा तो सर। ना, वोल्टेज का काम ही कोई नहीं, आपने करंट से ही निकालना है। मैश एनालिसिस है, मैश करंट निकालने हैं, उनसे ही आपने निकालना है ये। हाँ, I3 - अब ये I2। I3 - I2 किस तरह से है, समझ आइए आपको, जो जिनको भी नहीं क्लियर था कि क्यों I3 - I2 क्यों है। क्योंकि जब ये करंट है ना, आपने देखना है जितने भी मैश करंट्स आ रहे हैं उनमें से कितने मैश करंट्स इसी की डायरेक्शन के अंदर आ रहे हैं। तो इसी की डायरेक्शन के अंदर, और आमतौर पे दो मैश करंट्स की ही एक ब्रांच के ऊपर आ सकता है। 3D 2D प्लेनर के केस में एक से ज्यादा नहीं इस तरह करंट्स हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने देखा कि जी I3 जो है वो इसी की डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, लूप के अंदर, तो उसको प्लस लिख देंगे आप। और जो I2 है ना वो इसी डायरेक्शन के ऑपोजिट में आ रहा है, तो आप उसको -I2 लिख देंगे। तो ये इसके क्रॉस करंट है। अब जो ये वाली ब्रांच है, इसमें मैं पूछता हूँ आपसे, ये वाला करंट ये किसके बराबर होगा? इसको I1 I' कह देता हूं मैं। इस तरह से सर इसकी रिएक्शन जो है वो 2 ओम के सर एंटर हो रही है तो सर ये होगी I2 - I1 I'। नहीं, आपने ये एंटर को तो देखना ही कोई नहीं ना, एंटर एग्जिट का तो काम ही खत्म हो गया जब मैश एनालिसिस है। नोड्स के साथ होता है ना, एंटर तो नोड के थ्रू होता है कि इस नोड से एंटर हो रहा है, इस नोड से एग्जिट हो रहा है।
आपने इधर देखना है कि ये आई डैश है, क्या जो I1, पहले तो देखेंगे कौन सी मैशेस के साथ ये ब्रांच कॉमन है, कौन से दो मैश करंट हैं जिनके साथ ये ब्रांच जो है लिंक्ड है, I1 और I2। I1 और I2 के साथ लिंक्ड है। अच्छा, अब इस करंट की डायरेक्शन के अंदर इन सपोर्ट कौन सा मैश करंट है, इसी डायरेक्शन में जा रहा हो इस एलिमेंट में से, I1, I1 ठीक है, और कौन सा करंट है जो कि इससे ऑपोजिट में जा रहा है, तो I2 ये हो गया -I2, ये आपके पास करंट आ गया। अच्छा, अब आमतौर पे ना हम कन्वेंशन के तौर पे क्योंकि ले रहे होते हैं इसको क्या कहते हैं कि सारों को जो है ना क्लॉकवाइज ले रहे होते हैं, पर लेट से आपने मैश एनालिसिस कर रहे हैं और आपने जो है उसको इस डायरेक्शन में मैश का करंट लिया हुआ है, और अब मैं आपसे पूछता हूं कि जी ये वाला करंट जो है I डबल डैश, इसको कह लें डबल डैश, ये किसके बराबर होगा? I1 प्लस I2। I1 प्लस I2। समझ आ गई ना कि क्यों दोनों के पॉजिटिव के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो ये चीज ख्याल रखनी है कि वो बार बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहे जहाँ एक ऐड है एक सब्ट्रैक्ट है, कहीं आपकी आदत ना बन जाए कि कभी इस तरह का केस आए तो आप उसको भी जो है I1 माइनस I2 लिख के बस आगे निकल जाए। इसमें डायरेक्शन देखनी है कि I3 की डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है तो फिर उसके साथ माइनस हाँ, जितने भी मैश करंट्स उधर से हो रहे हैं ना, उनकी डायरेक्शन आपने देखनी है। अब मैं अगर कहूँ कि जी ये है I ट्रिपल डैश, अब कर देते हैं, ये I ट्रिपल डैश की क्या वैल्यू होगी? डायरेक्शन कौन सी? ये डायरेक्शन है ना इसकी, तो अब I1 और I2 की टर्म्स में क्या होगा ये करंट? -I1 -I2। बिल्कुल ठीक, -I1 -I2। ठीक है, तो मैश एनालिसिस में आपने ना वो बाकी जो कन्वेंशन और वो चीजें हैं ना उनको अब साइड पे रख देने हैं, उनको दोबारा नहीं इन्वोक करना। अच्छा जी कि ओहम्स लॉ था, ये एलिमेंट एक्टिव है, ये पैसिव है, ऐसे वैसे वो चीजों की बेसिस के ऊपर इनिशियली आपने ना उन सारों को साइड पे रख दें, मैशेस बनाएं और उसके हिसाब से ये सॉल्व करके आंसर निकाल लें। करंट, अगर मैश करंट की वैल्यू नेगेटिव आती है तो ठीक है, आती रहे। एंड टारगेट, ये मेन चीज आपसे मैश करंट की वैल्यू निकालना नहीं होगा, बल्कि होगा कि जी फला एलिमेंट में से करंट कितना है। तो आप अब ऐसे ना हो कि जी मैश करंट सही निकाल लें और फिर आपसे पूछा जाए कि जी इस एलिमेंट में इतना करंट क्या है, तो आप वो पेपर के अंदर या ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में आता है तो वहां पे आप वो गलत लिख दें। ठीक है यस सर। जी हाँ, और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छा, ज्यादा टफ तो इसमें ये वाली चीज थी, इसमें कोई मसला नहीं आपको नजर आया या आपने सुना नहीं है आप लोगों ने? क्योंकि ये तो बड़ा मुश्किल सा मेरे हिसाब से टॉपिक था। ये भी क्लियरली समझ आ गया आपको? यस सर। और इसकी फर्स्ट इक्वेशन सर कैसे, वो नहीं समझ। हाँ, देखा ना, ये दूसरे सेक्शन ने भी पूछा था। अब सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अब आपको ना ये एक चीज में दोबारा, अभी फ्रेश फ्रेश पड़ा है तो रिपीट कर दूं। करंट सोर्स आ जाएगा तो इसका डायरेक्टली मतलब ये नहीं है कि सुपर मैश लग जाना है। आपने देखना है कि क्या करंट सोर्स दो ब्रांचेस के बीच में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है, क्या ये दो मैश करंट्स के साथ कॉमन आ रहा है या सिंगल मैश करंट इस ब्रांच के साथ कनेक्टेड है? सिंगल मैच करंट। हाँ, तो इसका मतलब है कि आपने सिंपली लिख देना है I2 इज इक्वल टू, ये इस तरफ को जा रहा है, ये ऑपोजिट में था तो ये -5 आ गया। ठीक है, जो ये मैश एनालिसिस है ना, इधर सबसे बड़ा जो फायदा है वो एक तरह का ये है कि नोडल एनालिसिस में हमेशा आपको ना डिवाइड करना पड़ता है और उसके बाद ना मतलब V1 माइनस V2 डिवाइड करके फिर आपको जो है फैक्टराइजेशन करके और मल्टीप्लाई करके करना पड़ता था।
तो यहाँ पे क्या होता है मैश एनालिसिस में, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है कि जी 6i2 है या 3i2 है इस तरह करके, तो मल्टीप्लिकेशंस में सॉल्व करना ज़्यादा इजी रह जाता है एज इन टर्म्स ऑफ एज कंपेयर टू जो है जब आपने फ्रैक्शंस में काम करना हो। तो ये एक ना थोड़ा इसमें इजी चीज आ जाती है। अच्छा, लेकिन अगर जो ये आपके पास जो ब्रांच है ये कॉमन हो दो मैशेस के बीच में, तो फिर आपके पास सुपर मैश लगने हैं। ठीक है, तो अब जो है जैसे कि ये वाली प्रॉब्लम है, तो इसमें हमने देखा कि इधर इसके साथ कितने मैशेस लगी हुई हैं, एक या दो? 2 है सर। दो है ना, तो मतलब कि जी Yes. इसके लिए आपको जो है ना सुपर मैश इधर बना दिया आपने। अब सुपर मैश बनाने का मतलब है कि आपने ना करंट मैशेस उसी तरह रहने देनी है, बस ये ब्रांच हटा के एक दफा रीड्रॉ कर लें ताकि आपको ना क्लियरली समझ आ जाए उस चीज की। प्लस माइनस ये हो गया जनाब 8 वोल्ट, ये यहाँ पे आ गया, इस तरह से कर दिया, ये चीज आ गई। ठीक है, वो वाला हिस्सा हमने फॉर कुछ देर के लिए जो है वो रिमूव कर दिया। तो हमें पता है कि जी इधर से ये I1 जा रहा है, इधर से ये I2 जा रहा है, और इधर से ये जा रहा है I3 का। 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है। तो जो यहाँ पे ब्रांच लगी थी वो हमने फिलहाल ख़त्म कर दी, और ये हमारे पास एक ना सुपर मैश बन गई इस तरह की। तो अब हमने क्या करना है कि जी इस ये जो बड़ा सा एक चक्कर है, इस चक्कर के अंदर हमने देखना है कि जी हमारे पास क्या वैल्यूज, क्या इक्वेशन बनती है। तो हम स्टार्ट करेंगे जी यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस साइन पहले आ रहा है, तो हम लिखेंगे कि जी -8 वोल्ट, और I1 जो करंट है वो सिर्फ 2 ओम में से जा रहा है, ऐसे ही है। तो क्या हमारे पास आएगा साथ इसके, लिखवाए कोई? कोई ना स्टूडेंट एक आध लिखवाए। +2i1 +2i1 हो गया, ठीक है, और आगे +12i2 +12i2, ये ठीक है। 12i2 ही आता है इधर, I1 कहाँ पे गया? किसी और स्टूडेंट से क्वेश्चन है, बताएं कि ये 12i2 जो है वो हमारे पास क्यों आया इधर? इस सारी सी चीज़ें समझ नहीं आई थी। वो वजह ये है कि आपके पास जो ये वाली मैश है ना, जो यहाँ पर से था, उसमें से ये ब्रांच निकली है, तो सिर्फ ये 4 ओहम और 8 ओहम का एलिमेंट्स रह गए हैं। यस तो जो ये वाला करंट फ्लो करेगा ना, वो सिर्फ 4 और 8 में से फ्लो करेगा, ऐसे ही है। 4 ठीक है। + 8 क्या हो गया? 12i2। तो मतलब कि ये पहली ब्रांच पूरा हमने ऐसे एंगल तो घुमा के इसको बनाया हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये I1 वाला करंट सिर्फ और सिर्फ 2 ओम में से फ्लो करेगा, उसके बाकी वाले जो हिस्सा है उसके अंदर नहीं उसको इंक्लूड करना। तो सुपर मैश में ये याद रखना है कि वो मल्टीपल मैशेस के साथ बनी हुई है, और हर मैश अपनी जगह तक ही लिमिटेड रिस्पॉन्स उसका रहेगा। ठीक है, यस सर। हाँ, तो ये आपके पास हो गया। अब इसके बाद मुझे बताएं और भी कोई एलिमेंट इसमें आना है कि नहीं? -6i3 माइनस, 6 ये कहाँ से आया? I3। ये कहाँ से आया आप? फिर इसकी डायरेक्शन उलट है ना। हाँ, क्योंकि ये जो दूसरा वाला है ना, ये जो दो एलिमेंट थे 4 और 2 वाले, इनमें से ये I3 करंट ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहा था। तो ये क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहा है एज कंपेयर टू जिस डायरेक्शन में पूरे मैश का आप कर रहे थे, तो इसकी वजह से आपने जो है ना उसको नेगेटिव के हिसाब से ले लेना है। ठीक है, तो और क्योंकि यहाँ पे भी आ रहा था, यहाँ पे भी आ रहा था, तो -6i3 = 0 आ गया। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन आपने बनानी है वो इस मैश के अंदर बना देनी है, वो क्या आएगी हमारे पास? लिखवाए कोई स्टूडेंट। 8i3 8i3, ये 8 कैसे आया हमारे पास? ये हमारे पास आया क्योंकि 2 4
और 2 हमारे पास ये इतने एलिमेंट्स जो है ना इसमें लगे हुए हैं। 8i3 आ गया और माइनस फिर से -2i1। -2i1। अच्छा, अब ये पहली चीज माइनस क्यों आया? क्योंकि ये i3 की डायरेक्शन के हिसाब से नीचे से ऊपर को जा रहा है और i1 ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसलिए माइनस में कर दिया। और क्योंकि 2 ओहम के अक्रॉस है तो -2 हो गया। इसी तरह आगे यहाँ पे हमारे पास जो आया है, ठीक है, कि ये इस तरफ को जा रहा था और ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर 4 आएगा, तो ये -4i2 इज इक्वल टू 0। जिस सेकंड हमारे पास जो है ना रिलेशन आ गया। और जो थर्ड रिलेशन है वो हमारे पास आएगा यहां से, ठीक है कि जी यहाँ पे हम ना KCL लगा देंगे। हम KCL इधर लगाते हैं, इधर कौन सा मैश करंट फ्लो कर रहा है, क्या वैल्यू है इस डायरेक्शन में? -i1 माइनस कैसे? ऑपोजिट डायरेक्शन। किस तरह ऑपोजिट में कैसे है? ये घुमा के इस तरह को देखें, ये इधर से ही गुजरेगा ना, पॉजिटिव है। ये पता क्या, ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है, इसमें आपने घबराना नहीं है, लेकिन ये सबसे कॉमन मिस्टेक है, तो कोशिश करेंगे ना इसको सीखें कि कैसे। तो ये देखें ना कि इस एलिमेंट में से ऊपर जा रहा है, इधर से नीचे आ रहा है, इधर से नीचे आ रहा है और इधर से इसी तरफ को जाएगा, लेफ्ट की तरफ। तो ये ठीक है, आपके पास ये वाला करंट जो है ना ये i1 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे है ये वाला करंट क्या होगा इस डायरेक्शन में? -i2। माइनस कैसे? प्लस ही होगा। सेम डायरेक्शन में जा रहा ये है। भी प्लस है ना, उसी तरह से ये चीज आप सीख लें। अब मैं और कैसे ये करवा सकता हूँ, ये i1 हो गया और ये जो है ना i2 हो गया करंट, ठीक है, ये उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, Yes, sir. मैं इधर से नहीं बात कर रहा, मैं इधर से बात कर रहा हूं। ये यूनिक ब्रांच है, किसी में कॉमन नहीं उस तरह से आ रही, ठीक है। अच्छा, Yes. अब जब ये इनको लेबल कर लिया, करंट्स इधर के निकाल लिए हमने, क्या होता है फिर हम इधर लगाएंगे KCL। अब KCL हमें क्या करता है, कितने करंट इस नोड की तरफ आ रहे हैं, वैल्यूज बताएं। कौन कौन से करंट जो हैं वो इस नोड की तरफ आ रहे हैं आपके पास? 4 + i1 + i2। i1 इस नोड की डायरेक्शन में आ रहा है। हाँ सर, -i1। हाँ ठीक है, 4 हो गया। ये ना प्लस माइनस से रिजल्ट्स में आप देखें बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता होता है। 4 इसके नोड की तरफ आ रहा है और i2 जो है ना वो इस नोड की तरफ आ रहा है, और जो अवे मूव कर रहे हैं वो हमारे पास आ गया चीज i1। तो ये तीसरा रिलेशन आ गया, इन सारों से मिला के इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि अगर लेट से हम यहाँ इस पॉइंट पे KCL लगाते हैं, तो पहले तो मुझे बताएं कि जी इस 2 ओहम के क्रॉस क्या करंट फ्लो कर रहा होगा। लेट से मैं कहता हूं डाउनवर्ड, और इधर से भी मैं कहता हूं इस तरफ, तो ये करंट क्या होगा? अभी बताया था, दोबारा पूछ रहा हूं मैं। KCL लगाना है ना इधर, हमें पता है कि जी ये करंट और ये करंट मिलके 4 एम्पेयर बनाएंगे। ये करंट क्या है? 2i। मैश करंट्स की टर्म्स में बताएं। 2i। नहीं, वोल्टेज नहीं पूछी, मैश 1 करंट minus के i2। टर्म्स में ये करंट क्या होगा? I डैश करंट है लेट से, ये क्या होगा? i1। i1 से अच्छा, 1 i3 होगा। क्या -i3। ये होगा i1 -i3, क्योंकि i3 ऊपर को जा रहा है, ठीक है, और ये ब्रांच कॉमन है तो दोनों मैशेस इस पे इंटरफेयर करेंगी। अब ये वाला करंट इधर को क्या है? i3 - i2। जी बिल्कुल ठीक, प्लस i3 माइनस i2। और किसके बराबर होगा KCL के लिहाज से? 2 करंट टुवर्ड्स द नोड आ रहे थे, एक अवे मूव कर रहा है, = 4। 4 के बराबर आ गया। तो इधर से हम देखते हैं ये i3 दोनों तरफ से आ रहा है, कैंसिल किया,
तो I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 4, ठीक है, जो कि हमारे पास आता है कि जी I1 इज इक्वल टू I2 प्लस 4, और यही रिलेशन हमने यहाँ पे निकाला था, जहां पर से I2 इधर को जा रहा था और I1 इधर को आ रहा था। तो हमने यही निकाला था 4 प्लस I2 इज इक्वल टू I1। मतलब हर पॉइंट के ऊपर KCL आपके पास वैलिड होगा। पर यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, थोड़ी वो मैशेस मल्टीपल होने की जैसे कॉम्प्लिकेशन आई थी, तो इसीलिए हमने बाहर वाली जगह के ऊपर ना इसको सॉल्व कर लिया, तो काम हमारे पास जो है ना रिलेटिवली आसान रहा। ठीक है, यस सर। सर अच्छा अब जी केसीएल और केवीएल लगाने के लिए सर करंट सोर्स लाजमी है? नहीं, ये क्या, किस सेंस सर में बात कर रहे हैं, मैश एनालिसिस में? जी सर, जैसे सर इधर 4 एम्पेयर का लगा हुआ है। अच्छा, अब आपको सबसे पहले तो बताएं कि जी नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस में फर्क क्या है। नोडल एनालिसिस जो है वो किस चीज पे बेस्ड है और मैश एनालिसिस किस चीज पे बेस्ड है? नोडल एनालिसिस किसी स्टूडेंट को पता है वो डेरिवेशन या तरीके के हिसाब से हमने किस चीज की बेस पे किया था? सर नोडल वोल्टेज के नोडल वोल्टेज की, करंट लेकिन उसकी जो इक्वेशंस निकाली थी वो हमने कोई एक लॉ अप्लाई किया था किरचॉफ का, KCL KCL से निकाला था। और मैश के अंदर जो हम ये घुमा के इस तरह कर रहे होते हैं ना, ये हर एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेजेस निकाल रहे होते हैं, तो ये हम KVL किससे लगा निकालते हैं? KVL KVL से। अच्छा, लेकिन क्या है कि अगर यहां पे हमारे पास आ जाता है कोई वोल्टेज सोर्स, और यहां पे कोई आ जाता है हमारे पास करंट सोर्स, तो हमें जो है कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है इस केस में सुपर नोड का। ये तो मैं टेक्स्ट में लिख देता हूं, सुपर नोड का कॉन्सेप्ट आ जाता है, और इधर हमारे पास आ जाता है सुपर मैश का। ठीक है, अब जब सुपर नोड का कॉन्सेप्ट नोडल एनालिसिस में आता है तो वहां पे आपको केवीएल यूज करना पड़ता है। आमतौर पे नोडल एनालिसिस के अंदर, क्योंकि उसकी डेरिवेशन के अंदर ही केसीएल बेस्ड है, कि किसी भी नोड पे आपने देखना है कितने करंट आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, नोड्स की टर्म्स में वोल्टेज के बेस के ऊपर, तो वो केसीएल से ही निकला है। पर कोशिश तो यही होती है कि जी केसीएल में सारा सॉल्व हो जाए तो आपको सुपर नोड नहीं लगाना पड़ेगा। पर जब वोल्टेज सोर्स आता है तो आपको जो है ना सुपर नोड लगाना पड़ता है, और सुपर नोड से एक एडिशनल इक्वेशन केवीएल लगा के निकलती है। मैश एनालिसिस जो है ना वो आपके पास जो है केवीएल लगा के आता है कि जी इधर से कितनी वोल्टेज गेन हुई, कितना वोल्टेज इधर ड्रॉप हुआ, कितना इधर ड्रॉप हुआ, इस तरह करके। लेकिन जब उसमें करंट सोर्स आ जाता है तो करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज कोई भी हो सकती है आपके पास, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो केवीएल फेल हो जाता है, तो आपको जो है वो सुपर मैश का कॉन्सेप्ट लगा के केसीएल लगाना पड़ता है। ठीक है, ये अब मैं लार्जर पिक्चर आपको बता रहा हूँ, दोनों मेथड सारे पढ़ने के बाद जो है ना कि जी डेरिवेशन, यहाँ पे मैं बल्कि लिख भी देता हूँ, ये डेरिवेशन डिराइव फ्रॉम, कंट्रोल सी, नहीं, डिराइव फ्रॉम। ठीक है, तो ये समझ आ गई आपको इस चीज की? नॉर्मली वो किस तरीके से, ये स्टैंडर्ड उनके ऑपरेशन का है, लेकिन दोनों में जब ये चीजें आ जाए तो मसला बन जाता है और फिर आपको इस तरह करना पड़ता है। ये अब मैं हायर लेवल का कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, उनके प्रॉब्लम्स में वो घुस के वो काफी देर करते रहते हैं, तो ये बड़े लेवल की अंडरस्टैंडिंग मिस हो जाती है कि जी हम एक्चुअली करने क्या लगे थे या हम कर क्या रहे हैं। हम तो बस वो सॉल्व करके इक्वेशन निकाल ली, मैट्रिसेस से सॉल्व करने लगे, बाद में यही भूल गए कि भाई ये कर क्यों रहे थे हम, या कहाँ से ये चीज आई थी। तो वो इसलिए मैं आपको ये चीज मैंने बताई है। अच्छा, एक और चीज जो कि रिलेटिवली
स्ट्रेंज एक तरह से बन सकती है, लेकिन मैं आपको जो है ना अभी ये दिखाना चाह रहा हूँ। इसी सर्किट को हम रीड्रा कर सकते हैं ताकि हमें सुपर नोड ना बनाना पड़े, सुपर मैश ना लगाना पड़े। किसी को आइडिया है कि कैसे हो सकता है ये अब बहुत ही हाई लेवल की मैंने एक चीज पूछ ली है, लेकिन अगर किसी को समझ आ गई है तो ये बड़ा एक ना मेरे लिए बात होगी कि अंडरस्टैंड कर गए हैं आप लोग। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसी को ये मैश करंट्स भूल जाएं। लेट्स से क्वेश्चन के अंदर I1 I2 I3 नहीं आपसे पूछे, एक जेनेरिक क्वेश्चन आपको दे दिया गया कि जी ये वाली चीज है और आपको कह दिया गया कि जी 2-3 एलिमेंट्स के क्रॉस करंट निकाल दें, ठीक है। तो उस केस में आपने इस खाली ना सर्किट को सॉल्व करना है। तो अब आप देखते हैं कि जी मैं अगर ना, वैसे तो मैश एनालिसिस से बड़ी आसानी से हो जाना था, लेकिन मैं ये सॉल्व करता हूं तो यहाँ पे ना ये करंट सोर्स है तो सुपर मैश बनेगा और मसला बनेगा, ठीक है। अगर सुन रहे हैं, समझ आ रही है तो ना कोई रिस्पॉन्स दें काइंडली। यस सर। सर बताएं। यस सर। ठीक है, ये तवज्जो से अब सुने कि मैं क्या करने लगा हूँ। तो मैं कहता हूँ कि जी मैं, मसला क्या आ रहा है कि जी ये वाला जो करंट सोर्स है ना, ये दो ब्रांचेस या दो मैशेस के बीच में आ रहा है। तो क्या कोई तरीका है कि मैं इसको किसी तरीके से ना ऐसे रीड्रा करूं सर्किट के ये दो जो है जो लूप्स इस तरह की उसके बीच में ना आए? क्या ये पॉसिबल है? सर्किट के इंटरकनेक्शन आपस में सब कुछ उसी तरह से रहना चाहिए। पॉसिबल है? हाँ या ना, कुछ तो जवाब देना, मुझे पता चले कि कुछ सोच भी रहे हैं कि नहीं। नो सर। अच्छा, और कोई स्टूडेंट? चलें, अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये काम किया जा सकता है। ये आपने किया जनाब, वोल्टेज सोर्स उसी नोड चेक करते रहे। मैं ना ऐसे करता हूँ, नोड्स भी लेबल कर देता हूँ ताकि आपको ना आइडिया रहे कि ना क्या चीज होने वाली है। ये सारा का सारा 1 नोड है, ये वाला सारा का सारा 4 नोड है, ठीक है। तो ये 1 नोड है और ये 4 नोड के बीच में है। नोडल एनालिसिस नहीं कर रहे, लेकिन नोड से पता चल जाता है ना कि कोई चीज घूमी फिरी है तो कहाँ पे कौन सी चीज गई है। अब मैं क्या करता हूं कि ये वाली पूरी ब्रांच और ये वाली पूरी ब्रांच एक तरह के ना सेमी पैरेलल टाइप ही चीज आ रही है। तो मैं क्या करता हूं, ये बना देता हूं 2 का, इधर नोड नंबर 3 है, यहाँ पे मैंने कर दिया 8 ओहम, ये 2 ओहम था, ये 3 ओहम है। तो यहाँ पे ये मैंने लगा दिया जनाब 4 ओहम का। ये क्या हो रहा है, ये 3 है खाली, नोड नंबर 3 है। और यहाँ पे मेरे पास आ गया 2 ओहम, ये नोड नंबर है 2। यहाँ पे ये करंट सोर्स है 4 एम्पेयर, ये है 1 ओहम। हाँ जी, तो क्या ये वही सर्किट है? आपस में इंटरकनेक्शन क्या वही है? जी। वही है ना? ठीक है, यस तो अब आपके पास जो है मुझे बताएं, इसको यहाँ पे कर देता हूँ। अब आप अगर लूप्स बनाते हैं, ये पहला मैश की लूप जो आ गई आपके पास, ये I1 बना लें, इसको कर लें I2 कर लें, इसको कर लें I3। तो अब यहाँ पे आपके पास, क्योंकि ये वाला जो लूप है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांच है और किसी और के साथ नहीं आता, तो अब ये वो सर्किट एक तरह से ना ये मैश करंट्स खत्म हो गए। अब ये I1 वो वाला I1 नहीं रहा, ठीक है। ये I3 और I2 और हैं, ये कंप्लीटली और सर्किट हो गया। तो ये आंसर भी इस तरह के नहीं आएंगे। तो अगर तो मैश करंट पूछे हैं तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते, पर अगर कोई और चीज पूछी हो तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। तो अब मेरे पास इधर क्या है कि जी ये करंट था, ये क्योंकि इसमें आ रहा है तो मैं कहूंगा कि जी
I2 इज इक्वल टू 4 एम्पेयर। I2 4 एम्पेयर आ गया, ये काम खत्म। बस I1 और I2 को I3 को सॉल्व करें तो ये आगे रिजल्ट आ जाएगा। तो I1 हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे जनाब, -8 वोल्ट प्लस 10I1, 8 और 2 -8I2 -2I3। ये एक इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे आप सॉल्व यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, 4 है। अच्छा, ये I2 की जगह 4 था तो इसको मैं ये 8 टाइम्स 4 कर देता हूँ, -32 हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास I1 और I3 की टर्म्स के अंदर। इधर मैंने लगाया तो यहाँ पे बनता है 2 4 2 8 I3 -2I1। यहाँ पर से इधर को जा रहे थे तो ये ऑपोजिट में आ रहा है, और इधर भी हम यहाँ पे जा रहे थे, ये ऑपोजिट में आ रहा है, तो होगा ये -4 टाइम्स 4, 4 टाइम्स 4 हो गया 16 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस आ गई। ये वाली इक्वेशन आ गई, एक ये वाली इक्वेशन आ गई। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बाकी मैश करंट्स आ जाएंगे, फिर जिस एलिमेंट के क्रॉस निकालने हम निकाल सकते हैं। तो ये मतलब कि इस तरीके से जो है ना, ये एक हैक टाइप तरीका है जिससे ना ये मसला हमारा हल हो जाता है। इसी चीज को अगर हम देखें ना तो ये यहाँ पे भी आ रहा है कि जैसे ये वाला केस था, इन्होंने कहा था सुपर मैश लगता है, तो आप इसको ड्रा करते वक्त अगली तरफ ले जाएं और ये 10 और 4 हम बीच में ले आए तो मसला हल हो जाता है आपका। तो ये कोई मैश एनालिसिस में ना ये कोई बहुत उस तरह की चीज नहीं है। अगर मैश करंट ना पूछे गए हों तो फिर तो आप बड़ी इजीली इसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है मैश एनालिसिस में, जो कि नोडल एनालिसिस में नहीं आपको मिलती। ठीक है, ये रिकॉर्ड सारा कर लिया था तो आप लोग ना रिकॉर्डिंग में भी इसको सुन सकते हैं। ओके सर। क्लियर है? यस सर। सही। तो ये सारा आपने कर लिया, तो बाकी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ना, उस लेक्चर के अंदर मैं आपको 4th चैप्टर का थोड़ा सा मटेरियल वो करवाऊंगा, और जो आखिरी लेक्चर होगा ना थर्सडे को, वो भी बल्कि देखते हैं क्योंकि फ्राइडे को आपका पेपर है, तो वो मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा, लेकिन है कि आपको ना कुछ इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर मैंने देनी है कि आपने मिड का पेपर कैसे जो है वो लेना है। तो इसलिए आपको जो है ना बेहतर है कि तमाम स्टूडेंट्स उसको लें। अच्छा, दूसरी एक चीज़ है कि आपके इधर कुछ जो भी स्टूडेंट जो हैं वो लीव कर गए हैं, और जो जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं, तो काइंडली जो CR है ना वो मुझे अपडेटेड लिस्ट ऑफ ईमेल्स दे दे। गूगल क्लासरूम के ऊपर ना तमाम स्टूडेंट्स जो कि ज्वाइन जिन्होंने किया हुआ है उन सारों को होना चाहिए। ये जो आपका मिड होना है ना, ये गूगल क्लासरूम के ऊपर होना है। तो अगर किसी बंदे ने गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया हुआ तो वो मिड ही नहीं दे सकेगा। समझ रहे हैं ना आप ये इस चीज को? सर ठीक है, तो अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया, जी जी बताएं। सर मेरे पास लिंक था, आपने शेयर किया हुआ था, वो मैंने सबको दिया हुआ, जो न्यू कमर है सबने क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, और फर्दर उनमें से जो है ना वो लिंक तो से तो अगर कोई भी ज्वाइन कर सकता है, तो काइंडली मुझे बताएं जो लोग एक अपडेटेड दे दें मुझे, ताकि जिन लोगों ने अगर नहीं ज्वाइन किया हुआ ना, ठीक है, या कुछ हैं जो कि लीव कर चुके हैं, तो मैं उनको रिमूव भी कर दूं, वरना मुझे वो सारों को चेक करना या उस तरह का पड़ेगा। तो हर एक जो है ना अपने गूगल क्लासरूम के ऊपर जाके देखे कि भाई किस तरीके से किस ईमेल से उसने रजिस्टर किया हुआ है, और वो लिस्ट एक बना के ना मुझे दे दें, ताकि ना मैं फिर वेरीफाई कर लूं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। और खाली इसमें नहीं, मैं फर्स्ट सेमेस्टर के तमाम कोर्सेज में ना फिर मैं क्या करूंगा कि ना अब ये उस तरह से ज्वाइन करने की बजाय कि स्टूडेंट ज्वाइन करें, मैं तमाम गूगल क्लासरूम्स के अंदर ना ये ईमेल रिक्वेस्ट्स वगैरह जो है ना वहां पे जाके भेज दूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया हुआ या जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ, सारों को एक ईमेल आएगी। जिन्होंने ज्वाइन किया वो ऊपर क्लिक करेंगे तो लिखा आ जाएगा कि जी आपने तो पहले ज्वाइन किया हुआ है। जिन्होंने नहीं किया वो भी उसको ज्वाइन कर लेंगे फिर, क्योंकि अब जितने भी पेपर हैं वो सारे के सारे गूगल क्लासरूम पे होने हैं।
तो जिसने ज्वाइन नहीं किया हुआ तो वो तो फिर वैसे ही नहीं उसमें कंसिडर होगा। समझ आ रही है ना कि ये कितना सीरियस इशू है? जी सर। ठीक है ना, तो ये इसको जरा ना एक्टिवली करके आप लोग करें। और ओके सर। सर ठीक है, पेपर लैपटॉप पर देने? लैपटॉप पे आपने देने हैं, लैपटॉप पे दे दें। आपने अगर मोबाइल पे देने हैं, मोबाइल पे दे दें। मेन आपने क्या करना होगा कि जी क्वेश्चन पेपर और ऑब्जेक्टिव टाइप जो है ना उसका लिंक आपके पास आएगा। कुछ टीचर्स ने खाली ऑब्जेक्टिव टाइप बनाया, कुछ ने दूसरा भी बनाया। ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ ने जो है नहीं बनाया होगा और कुछ ने दोनों चीजें दी होंगी। वो जब आपके पास आएगा ना, पहले लिंक आ जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, आप सॉल्व करेंगे, टाइम खत्म होगा तो वहां पे आप और कुछ सबमिट नहीं कर सकेंगे और खत्म। फिर फौरन गूगल क्लासरूम के ऊपर ना उसी टाइम के ऊपर आपका ना पेपर का क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपने ना साफ पेजेस कुछ अपने पास रखने हैं, उनके ऊपर नीचे और बॉटम के ऊपर ना नाम, रोल नंबर, सिग्नेचर जो है ना क्लियरली करने हैं। ठीक है, ब्लैंक पेजेस के ऊपर। और वो आपने करने के बाद क्या करना है कि उसके ऊपर अपना जो क्वेश्चंस हैं वो हल करने हैं। नंबरिंग कर देनी है कि पेज नंबर 1 कौन सा, 2 कौन सा, 3 कौन सा है, ताकि ना ऑर्डर में हो सके। और फिर आपने क्या करना है, उनको ना कैम स्कैनर या कोई इस तरह की ऐप से ना स्कैन करना है। कैम स्कैनर यूज किया हुआ है आप लोगों ने? नो। यस सर। ठीक Yes, है, sir. तो आप ऐसे करें कि वो मोबाइल के ऊपर ही ऐप होती है, तो उसको डाउनलोड करके ना कोई पेजेस वगैरह करके देखें कि ना मल्टीपल, मतलब 3-4 पेजेस को ना इकट्ठे स्कैन करके उसमें देखें कि कैसे होता है। वो स्कैन आप करेंगे ना तो आपके आंसर शीट के जो 5 पेज हैं, 10 पेज हैं, वो 10 के 10 पेजेस आपने एक के बाद ना एक के बाद दीगरे स्कैन करने हैं। वो उनको इकट्ठे करके एक पीडीएफ बना देगा। वो पीडीएफ आपने गूगल क्लासरूम के ऊपर अपलोड करनी है पेपर खत्म होने के 10 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। 10 मिनट के अंदर अंदर आपने अपलोड उधर करनी है तो आपका पेपर हो गया। अगर 10 मिनट से आप लेट करते हैं तो हर मिनट के डिले के ऊपर जो है ना आपका एक नंबर 18 में से कट जाएगा। ओके सर। टोटल 18 नंबर होंगे? ठीक है, तो 18 मिनट में जी मैंने कहा सर टोटल 18 नंबर है। टोटल 18 नंबर होते हैं स्केल करके। 100 नंबर ठीक का है सर। होगा तो उसमें से निकाल लेंगे। अगर 18 में से एक नंबर है, 100 में से बनते हैं कुछ 2.5, 3 बन जाएंगे, 4 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। 5 बनेंगे, 5 बनेंगे नंबर। तो उस तरीके से जो है ना उतने नंबर आपके जो है ना वो कटते जाएंगे। तो उसमें क्या है कि अगर किसी का जो है जो लेट फिर इस तरह से हो जाएंगे और उनके या तो नंबर जो कटे हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करें, वरना फिर उनके पास ऑप्शन होगी कि रिटर्न एक एप्लीकेशन दें चेयरमैन को। अगर कोई जेन्युइन रीजन होगी तो वो फिर अलाउ करेंगे कि डिपार्टमेंट में इधर आके एक और क्वेश्चन पेपर और ऑब्जेक्टिव टाइप नया बन के तो वो इधर बैठ के जो है ना उन पेपरों को करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, सर तो आपका पेपर न्यूमेरिकल टाइप होगा या एमसीक्यूज टाइप? 2 क्वेश्चन होंगे सब्जेक्टिव टाइप के अंदर और 40 से 50 नहीं 30 से 40 नंबरों का जो है ना आपके पास होगा ऑब्जेक्टिव, और बाकी जो है 60 से 70 नंबरों का जो है आपके पास होगा सब्जेक्टिव। सर न्यूमेरिकल होंगे? और है क्या इसके अंदर, आपको पता नहीं कि अप्लाई करने वाला जो है ना आपके पास है प्रॉब्लम। जो कोर्स है ना इसका जो सीएलओ है जो आपका चेक होना है वो है अप्लाई करने का। तो जब तक कोई सर्किट नहीं होगा और उसके ऊपर ये केसीएल, केवीएल, नोडल एनालिसिस, ओहम्स लॉ, पावर बैलेंस रिलेशन, ये चीजें जब तक अप्लाई नहीं आप करेंगे तो नंबर तो मैं तो चेक ही नहीं कर सकता, नंबर ही नहीं दे सकता। जब सीएलओ में कहा है कि आप ये जब कोर्स कवर करेंगे तो आप अप्लाई कर सकेंगे इन सारे लॉस को सर्किट सॉल्व करने के ऊपर, तो मैंने चेक भी इसी चीज पे करना है। जैसे क्विजेज में आपने देखा है कि कोई क्विज डेफिनेशन पूछने वाला नहीं आया। यस सर। सर ऐसे चॉइस ही है ना? होगी? नहीं नहीं नहीं, कोई चॉइस नहीं है, ये क्लियरली आप लोग याद रखें, चॉइस कोई नहीं है। तमाम क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर भी और सब्जेक्टिव टाइप में भी। ऐसे ना हो कि कुछ छोड़ दें कि ये वो हर चीज आपके पास जो है ना वो करने वाली है, कोई चीज ऑप्शनल नहीं है। सर सिलेबस कितना है?
सिलेबस आपका जो है ना वो तीसरे चैप्टर के एंड तक का है। नेक्स्ट वीक आपको ना एक और टॉपिक चौथे चैप्टर से पढ़ाया जाएगा, पर वो आपने जो है एज सच पेपर में नहीं होगा, वो फाइनल में पूछा जाएगा। ठीक है सर। सर ठीक है, ऑब्जेक्टिव बाकी चीजें जो है ना वो आगे जाके आपको ना ये नेक्स्ट वीक के अंदर भी मैं बता दूंगा उसका। सर ओके सर। ऑब्जेक्टिव के लिए अलग टाइम होगा? क्या चीज? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए सर अलग अलग टाइम होगा या एक ही टाइम में करना होगा? टोटल पेपर एक ही आएगा टाइम, या एक ही पहले जो है आपके पास लेट से 10 मिनट्स या 20 मिनट्स होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप करने के लिए। ठीक है, जी। डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह से है। उसके बाद रिमेनिंग जो टाइम है घंटे में से जी 40 मिनट्स है वो सब्जेक्टिव टाइप करने के लिए होगा। 20-20 मिनट होंगे हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के। ठीक है सर। ठीक है, ये मैंने सारा रिकॉर्डिंग के ऊपर भी कर लिया, तो आप लोग जो है ना ये रिकॉर्डिंग के अंदर भी देख सकेंगे इसको। जी जो सर। सारी बातें की है ना, कि अगर याद ना रहे कि सर ने क्या बात की थी तो उधर से देख सकेंगे। कुछ चेंज होगा तो मैं आगे अपडेट करके बता दूंगा आपको। ओके सर। ठीक है, ओके, जी, ओके। अल्लाह हाफिज़।